नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं CET ग्रेजुएशन CET 10+2 के लिए 15 मॉडल पेपर। जी हाँ प्यारे साथियों, 15 मॉडल पेपर। और आज हमारा मॉडल नंबर 5 रहने वाला है। कितने नंबर मॉडल रहने वाला है? 5 नंबर मॉडल पेपर रहने वाला है। शानदार तरीके से रहने वाला है, अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं। बस इस क्लास को और आने वाली क्लासों को कंटिन्यू लगा लेना, आपकी तैयारी शानदार और मजेदार हो जाएगी। और CET ग्रेजुएशन की बात कर लो, चाहे CET 10+2 की बात कर लो, आपके 60% प्लस नंबर आएंगे इन 15 मॉडल पेपर को लगा लेना, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट करवाए जाएंगे। जिस तरीके से CET ग्रेजुएशन का पेपर होगा, CET 10+2 का पेपर होगा, सेम का सेम वही पेपर आपको देखने को मिलेंगे इस मॉडल पेपर में। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करेंगे मॉडल नंबर 5 का पार्ट 1। मॉडल नंबर 5 का पार्ट 1, क्योंकि प्रत्येक मॉडल पेपर हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहले पार्ट में हम राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की पॉलिटी, ये हम देखते हैं पहले पार्ट में। पार्ट नंबर 2 में देखिए इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन जियोग्राफी, और बात करें साइंस, कंप्यूटर, मैथ और रीजनिंग, हमारे पार्ट 2 में रहते हैं। और पार्ट 3 में हमारे हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहते हैं, जो आपको राहुल सर के द्वारा करवाए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट 1 में हम क्या करेंगे? राजस्थान जीके करेंगे, यानी 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 50 नंबर क्वेश्चन तक हम करने वाले पार्ट 1 में। फिर क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 115 तक पार्ट 2 में। और पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 116 से लेकर 150 नंबर क्वेश्चन तक। तब जाकर हमारा एक मॉडल पेपर कंप्लीट होगा, क्योंकि मैं आपको इतनी व्याख्याएं साथ के साथ बता रहा हूं ताकि आप इन मॉडल पेपर में ही है ना इतनी ज्यादा तैयारी कर सको कि इनके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत न रहे। और फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे हैं। अलग से आपकी मैराथन सीरीज चल रही है, वो क्लासें भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे मॉडल नंबर 5 का पार्ट 1, नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है? वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो मेरे दोस्त, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। क्या पता कल वक्त अपनी खुद तस्वीर बदल दे। तो आज का मोटिवेशन शानदार है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। मॉडल नंबर 5 के पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? बम्बरसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? यानी बम्बरसिया है ना, वो कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है, ये हमें बताना है। वागड़ क्षेत्र का ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी मेवाड़ क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सी शेखावाटी क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर डी अलवर भरतपुर। और आपको भी क्वेश्चन के आंसर सोचने हैं और आपको लास्ट में कमेंट करके बताने कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ये भी आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, बम्बरसिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा हमारा मेवात क्षेत्र, अलवर भरतपुर। यहां पर आपको ये भी ऑप्शन मिल सकता था, क्या? मेवात क्षेत्र। क्या मिल सकता था? मेवात क्षेत्र आपको ऑप्शन में मिल सकता था, क्योंकि मेवात क्षेत्र हम किसको कहते हैं? अलवर और भरतपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? अलवर भरतपुर को ही मेवात क्षेत्र कहा जाता है। तो यहां पर मेवात क्षेत्र भी बिल्कुल सही आंसर होता, अलवर भरतपुर भी बिल्कुल सही है। अब देखिए बम्बरसिया के बारे में थोड़ी सी बातें। बम्बरसिया नृत्य सबसे पहले आपको बता दिया कि मेवात का है और अलवर भरतपुर में किया जाता है। तो किस त्योहार पर किया जाता है ये जो नृत्य है ना? कौन से त्योहार पर किया जाता है? तो देखिए ये त्योहार पर किया जाता है होली पर।
कौन से त्योहार पर किया जाता है? होली पर किया जाता है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि बम रसिया निम्न में से कब किया जाता है? रक्षाबंधन पर, होली पर, गणगौर पर, दीपावली पर। तो कब किया जाता है? होली पर किया जाता है। और किनके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है पुरुषों के द्वारा। किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। कौन सा? बम रसिया। अब देखिए, बम रसिया नृत्य की सारी बातें आपको बता दी। अब हम बात करते हैं कि शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से नृत्य प्रसिद्ध है। नंबर 1 कच्छी घोड़ी नृत्य, नंबर 2 चंग नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी नृत्य, चंग नृत्य कहां के प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध है। और मेवाड़ और वागड़ के भी आगे बता दिए जाएंगे। केवल पहले क्वेश्चन की इतनी व्याख्या बहुत है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपको बड़ी शानदार तरीके से समझा दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए, राव जेतसिरो छंद के रचयिता कौन है? यानी राव जेतसिरो छंद है ना, इसकी रचना किनके द्वारा की गई थी? ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिट्ठू सुजा, ऑप्शन नंबर बी चंद्र बरदाई, ऑप्शन नंबर सी सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है? महणोत नैणसी दे रखा है। क्या दे रखा है? महणोत नैणसी। तो राव जेतसिरो छंद किसके द्वारा रचा गया है? ये रचा गया बिट्ठू सुजा के द्वारा। किनके द्वारा? बिट्ठू सुजा के द्वारा। और कौन सी भाषा, कौन सी शैली में? ये लिखा गया डिंगल शैली में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी शैली में? डिंगल शैली में रचा गया। और बीकानेर पर जो आक्रमण हुआ था ना, किसके द्वारा? कामरान के द्वारा। किसके द्वारा आक्रमण किया गया? कामरान के द्वारा जो आक्रमण किया गया है, राव जेतसी द्वारा उसे हराया भी गया। उसका यहां पर वर्णन मिलता है। कौन से में? राव जेतसिरो छंद में। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्रफल अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा है? यानी राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा जलवायु है, ये हमें बताना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या दे रखा है हमें? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है सेकंड ए, ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है? सेकंड बी, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है फर्स्ट बी, और ऑप्शन नंबर डी क्या दे रखा है हमें? फर्स्ट सी दे रखा है। और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इन चार में से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। कौन सा? फर्स्ट सी। क्योंकि आपको पता है फर्स्ट को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। एक तो फर्स्ट ए, एक फर्स्ट बी, और एक कौन सा होता है? फर्स्ट सी होता है। इन 3 भागों में बांटा गया फर्स्ट को। तो सबसे बड़ा कौन सा है? फर्स्ट सी सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। और राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है मेरे प्यारे साथियों? 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। और भारत में कृषि जलवायु प्रदेश पूछे तो कितने हैं? 15 कृषि जलवायु प्रदेश तो भारत में है। और राजस्थान में 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, जिनमें से सबसे बड़ा फर्स्ट सी हो गया। और इसका नाम क्या है? चलिए ये भी मैं साथ के साथ बता देता हूं। इसका नाम है अति शुष्क। इसका फर्स्ट सी का नाम क्या है? अति शुष्क। अति शुष्क आंशिक, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, ये इसका नाम है। किसका नाम है ये? फर्स्ट सी का, जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है। कितने में से? 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। और साथ ही साथ आप मिला रहे होंगे, ये भी मैं आशा करता हूं आप मन में सोच रहे होंगे कि इसका सही आंसर ये होगा। फिर मैं जब आपको सही आंसर बताता हूं तब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमारा गलत हो गया, ये हमारा सही है। तो आप लास्ट में जरूर बताना कि 50 में से आपके कितने स्कोर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 और वर्तमान में कौन से चल रहे हैं? पेरिस पैरा ओलंपिक। कौन से चल रहे हैं वर्तमान में? पेरिस पैरा ओलंपिक 2024, जिसमें अवनी लेखरा ने किस
स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये क्वेश्चन अब की बार छपने वाला है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, क्योंकि अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है किन्होंने, अवनी लेखरा ने। तो ये किस में जीता है, डिस्कस फेंकने में, भाला फेंक में, शूटिंग में या ऊंची कूद में? तो किस में जीता है ये अवनी लेखरा का संबंध किससे है, शूटिंग से है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शानदार जानदार क्वेश्चन, अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य डैश लगाकर क्या दे रखा है, जिला या जिले दे रखे हैं, सही सुमलित नहीं है। ये हमें बताना है कि कौन सा सही सुमलित नहीं दे रखा। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बस्सी हमें कहां पर दे रखा है, चित्तौड़गढ़ में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी, बंद बेरेठा अलवर में दे रखा है। टोडगर, रावली, पाली, अजमेर, राजमंद 3 जिलों में दे रखा है। फुलवारी की नाल उदयपुर में दे रखा है। तो कौन सा सही सुमलित नहीं है इसमें से, तो देखिए फुलवारी की नाल कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में है, तो ये तो बिल्कुल सही दे रखा है। रावली टोडगढ़, ये टोडगढ़ रावली कहां पर है, पाली, अजमेर, राजमंद, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। बस्सी कौन से में वन्य जीव अभ्यारण्य, चित्तौड़गढ़ जिले में है, लेकिन बंद बरेठा अलवर जिले में नहीं है मेरे प्यारे साथियों। तो कौन से जिले में है, भरतपुर जिले में है। कौन से जिले में, भरतपुर जिले में। तो कौन सा सही सुमलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही सुमलित में नहीं दे रखा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले। देखिए एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन किस प्रकार किए, बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है, चित्तौड़गढ़ जिले में, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या पता चल गया कि बंद बरेठा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है, भरतपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या पता चल गया कि टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में है, पाली, अजमेर और राजमंद जिले में। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पता चल गया कि फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, उदयपुर में स्थित है। तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन और इसमें सही सुमलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी बंद बरेठा अलवर में न होकर कौन से जिले में होगा, भरतपुर जिले में होगा। तो क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ये लीजिए। फिर हमें क्या करना है, मिलान करना है। सूची फर्स्ट में हमें झील या बांध दे रखे हैं, सूची सेकंड में एक तरफ हमें जिले दे रखे हैं और इन सूची का हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो कर लीजिए मिलान। तालाब ए शाही बांध कहां पर है, तो ये है धौलपुर जिले में। कौन से जिले में, धौलपुर जिले में। गेब सागर कहां पर है, डूंगरपुर में। गेब सागर कहां पर है, डूंगरपुर में। कंडाणा बांध, कंडाणा बांध तो कहां पर है, बांसवाड़ा जिले में। कंडाणा बांध बांसवाड़ा जिले में। और हेमावास कहां पर है, पाली जिले में। देखिए इस क्वेश्चन में फिर आपको 4 क्वेश्चन पता चल गए कि तालाब ए शाही धौलपुर में है, गेब सागर डूंगरपुर में है और गेब सागर झील के किनारे किसका स्मारक बना हुआ है, काली बाई का स्मारक बना हुआ है। किनका बना हुआ है, काली बाई। और जिसने अपने गुरु की जान यानी अपने गुरु की जान बचाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था, वही काली बाई जिनका स्मारक गेब सागर डूंगरपुर में बना हुआ है। फिर देखिए कंडाणा बांध आपको पता चल गया बांसवाड़ा में और हेमावास कहां पर है, ये पाली में। यानी 1 नंबर में क्या आएगा हमारा, 1 नंबर में आएगा 3 नंबर। 1 नंबर में क्या आ जाएगा, 3 नंबर आ जाएगा। फिर हम 2 नंबर गेब सागर की बात करें तो यहां पर 1 नंबर आ जाएगा, कंडाणा की यहां पर 2 नंबर आ जाएगा और हेमावास 1 नंबर, हेमावास 1 नंबर। तो गेब सागर 1 नंबर, ऐसे कैसे, तो 4 नंबर कर लीजिए, यहां पर 4 होगा, ये लीजिए 4 कर लीजिए। तो देखिए 3 4 2 1 जिस ऑप्शन में आपको दिखाई दे 3 4 2 1 3 4 2 1 वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 यहां पर नहीं कट, 3 4 2 1 यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पर। और देखिए फिर से अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नस्ल पशुधन सही सुमलित नहीं है। यह हमें बताना है कि सही सुमलित नहीं है, तो बता दीजिए कौन सा। बर्बरी, बर्बरी बकरी की नस्ल है क्या,
चनोत्थर भेड़ की नस्ल है क्या, लोही भैंस की नस्ल है क्या, या कांकरेज गोवंश की है। तो कांकरेज तो हमें पता है कि गोवंश की है, ये तो सही दे रखा है। और हमें पूछा है कि सम्मिलित नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। चनोत्थर भेड़ की होती है, ये भी बिल्कुल सही है। बर्बरी बकरी की होती है, ये भी सही है। लेकिन लोही नस्ल भैंस की नहीं होती। किसकी होती है लोही नस्ल? भेड़ की होती है। किसकी होती है? भेड़ की होती है। यानी ऑप्शन नंबर सी हमें क्या दे रखा है? असुमलित, जो सुमलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, और क्या है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा? कि राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया। कब किया गया? कृषक कल्याण कोष का, मोस्ट इंपोर्टेंट, कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 देखिए 16 दिसंबर 2019 को, ऑप्शन नंबर बी 16 अगस्त 2018 को, ऑप्शन नंबर सी 16 अगस्त 2017 को, ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा? 26 जनवरी 2019 को। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 16 दिसंबर 2019 को। यानी राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी कार्य के लिए कृषक कल्याण कोष की स्थापना या इसका गठन 16 दिसंबर 2019 को किया गया था। 16 दिसंबर 2019 को किया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9, और क्या है क्वेश्चन नंबर 9? स्वस्थ धरा खेत हरा। स्वस्थ धरा खेत हरा का नारा है, नारा किसका है ये? स्वस्थ हरा खेत हरा। तो देखिए परंपरागत कृषि विकास योजना का, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का, कृषि वानिकी पर उप मिशन का, या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। तो ये किसका नारा है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ऑप्शन नंबर बी। यह योजना कब प्रारंभ हुई थी? याद है ना आपको? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 19 फरवरी 2015 को कहां से प्रारंभ की गई थी? सूरतगढ़ राजस्थान से। कहां से? सूरतगढ़ राजस्थान। सूरतगढ़ तो आप जानते ही हो ना, सूरतगढ़ राजस्थान से ये प्रारंभ की गई थी। कब की गई? मृदा स्वास्थ्य कार्ड है ये की गई थी 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान में, जिसका नारा क्या था? स्वस्थ धरा तो खेत हरा। स्वस्थ धरा खेत हरा इसका नारा था। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखिए अलग से जो व्याख्या मैं आपको बता रहा हूं ना, वे भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। इसमें तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों वाली क्लासों में आपको अच्छे तरीके से सारी जनजाति बता रखी है। डैसे डामोर जनजाति, डैसे डामोर जनजाति, डैसे डूंगरपुर जिले में निवास करती है। तो देख लीजिए, कोटा आ गया, दारा आ गया, भीलवाड़ा आ गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आ जाएगा, फिर प्रतापगढ़ नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर में निवास करती है। और इसी प्रकार हम बात करें कौन सी? सहरिया। तो सहरिया कहां पर निवास करती है? 12 में। इसी प्रकार गरासिया, क्या आ गया? सी आ गया। सी से क्या बना देंगे? सिरोई बना देंगे। क्या बना देंगे? तो गरासिया सर्वाधिक सिरोई में। और मीणा आपको पता ही होगा, मीणा तो सर्वाधिक कहां पर निवास करती है? मीणा निवास करती है जयपुर में। और बात करें हम किसकी, एक और रह गई कौन सी? भील। भील कहां पर है? ये भील है दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान बोले तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहां पर क्या पाई जाती है? भील जनजाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, रतबई लोक नृत्य संबंधित है। जिस प्रकार हमने देखा बम रसिया, क्या देखा? बम रसिया कहां का प्रसिद्ध था? बम रसिया मेवात क्षेत्र। और मेवात क्षेत्र तो देखे तो अलवर भरतपुर आ जाता है। मेवात क्षेत्र में क्या आ जाता है? अलवर भरतपुर आ जाता है। सेम उसी तरीके से रतबई लोक नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? क्या हाड़ौती का? नहीं। क्या मेवात का? बिल्कुल सही है प्यारे विद्यार्थियों, मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और यह कब किया जाता है? बरसात के मौसम में। कब किया जाता है? बरसात के मौसम में। और बम रसिया कब किया जाता है? होली के दौरान किया जाता है। होली के दौरान तो बम रसिया, और रतबाई कब किया जाता है? बरसात के दौरान किया जाता है, जब भीगी भीगी बारिश हो रही हो तो तब किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए,
क्या है क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कि कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता कहा जाता है। ऊंटों के देवता किन्हें कहा जाता है या ऊंटों का देवता किसे कहते हैं? रामदेव जी को, तेजा जी को, देव नारायण जी को या पाबू जी को? तो रामदेव जी की हम बात करते हैं तो रामदेव जी का जन्म कहां पर होता है? उंडू काश्मीर, उंडू काश्मीर बाड़मेर जिले में होता है इनका जन्म। मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे हम क्या कहते हैं? बाबेरी बीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबेरी बीज को कहां पर भरता है? रामदेवरा जैसलमेर, रोनेचा जैसलमेर, रामदेवरा जैसलमेर में भरता है। रामदेवरा जैसलमेर रोनेचा में भरता है। और फिर बात करें तेजा जी, तेजा जी का जन्म कहां पर होता है? खड़नाल नागौर में। कहां पर है? खड़नाल नागौर में इनका जन्म होता है। और परबतसर नागौर में इनका पशु मेला लगता है। परबतसर नागौर में इनका पशु मेला लगता है। और कब? भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। और देवनारायण जी का संबंध किससे है? आसिंद भीलवाड़ा से। किससे है देवनारायण जी का संबंध? आसिंद भीलवाड़ा से है। और पाबूजी, पाबूजी कोल्लू फलोदी, फलोदी से इनका जन्म स्थान है, जुड़ा हुआ है। तो पाबू जी को ही क्या कहते हैं? पाबू जी को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऊंटों के लोक देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊंटों के लोक देवता ही इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्र शैली या चित्रकला शैली की विशेषता है? नारियों द्वारा शिकार करते हुए कहां पर दर्शाया गया है? जोधपुर में, मेवाड़ में, कोटा शैली में या उनियारा शैली में? तो कौन सी शैली है वो? कोटा शैली है प्यारे विद्यार्थियों। कोटा शैली में नारियों को क्या दर्शाया गया है? शिकार करते हुए दर्शाया गया। कौन सी शैली में? कोटा शैली में, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? यानी गले में कौन सा आभूषण नहीं पहना जाता इनमें से? देख लीजिए, तिमणियां कहां, क्या आ गया? ये मणियां, मणियां कहां पर होता है? हमारे गले में होता है। ठीक है, ये तो गले का आभूषण हो गया। कांठला, ये कंठ आ गया। क्या आ गया? कंठ। कंठ कहां पर है? हमारे गले में ही होता है ना। तो कांठला, ये भी आभूषण कहां पर पहना जाएगा? ये भी गले में पहना जाएगा। मांदलिया, क्या? मांदलिया, मांदलिया, मांद लिया। देखिए, बांध लिया, क्या बांध लिया? गले को बांध लिया, जचकर बांध लिया ना, तो ये भी गले में पहना जाता है। लेकिन अमला आभूषण, कौन सा? अमला आभूषण गले का आभूषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15, हमें क्या करना है? सूची फर्स्ट पे हमें पुस्तक दे रखी है, सूची सेकंड में हमें क्या दे रखे हैं? लेखक। हमको करना है मिलान की कौन से पुस्तक के लेखक कौन है। तो अमरकोश के लेखक कौन है? अमरकोश के लेखक है तो अमर से अमर सिंह हो जाएगा। अमरकोश यानी क्या आ गया इसमें? अमर आ गया। और अमर सिंह में क्या आ रहा है? अमर आ रहा है। तो अमर सिंह अमरकोश, अमर सिंह अमरकोश। फिर देखिए काव्य मीमांसा, तो इसके लेखक कौन है? राजशेखर। कौन है? राजशेखर इसके लेखक है। फिर देखिए वरंत कथा, क्या दे रखा है? वरंत कथा, इसके कौन है? गुणाढ्य। कौन है? गुणाढ्य। और सौपन वास वदतम के कौन है? भास है, हो जाएंगे। यानी एक नंबर में हमारा आ गया सी, फिर हमारा आया क्या आया? डी आया मेरे प्यारे साथियों, फिर हमारा आया बी, उसके बाद आया ये, यानी सी डी बी ए, सी डी बी ए, सी डी बी ए। तो देख लीजिए सी डी बी ए, सी डी बी ए कौन से में? सी डी बी ए, एक में ही है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, और क्या है क्वेश्चन नंबर 16? राजपूत पेंटिंग, क्या? राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी? राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में पुस्तक किसने लिखी थी? आनंद कुमार स्वामी में, या फिर जय सिंह नीरज ने, या वाचस्पति गोरेला ने, या राय कृष्ण दास ने? शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? आनंद कुमार स्वामी। राजपूत पेंटिंग के रचयिता। कब लिखी थी इस पुस्तक को? 1916 में इस पुस्तक को लिखी थी। यह भी याद रख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, पाल किसे कहते हैं? पाल किसे कहते हैं? तो देख लीजिए, पाल हम किसको कहेंगे?
क्या भील की बस्ती को कहते हैं, मीणाओं की बस्ती को कहते हैं, या सहरिया की बस्ती को कहते हैं, या जनजातियों द्वारा की जाने वाली खेती को? तो पाल कहते हैं भीलों की बस्ती को, यानी ऑप्शन नंबर ए। और जो भील है ना, जो झोंपड़ी बनाकर एक सुमह में रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फला। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फला। और पाल जो ओ बनी है ना, ये पाल, इसका मुखिया क्या कहलाता है? पालवी कहलाता है। क्या कहलाता है? पालवी कह दीजिए, या फिर गमेती आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। इन दो में से आपको कौन सा भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है। और भीलों को वन पुत्र, भीलों को वन पुत्र की संज्ञा किनके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा भीलों को वन पुत्र की संज्ञा दी गई थी। और टोलमी ने कौन सी संज्ञा दी थी? तीरंदाज कहा था। क्या कहा था? फिलाइट कहा था। फिलाइट, फिलाइट जिसे क्या कहते हैं? तीरंदाज। फिलाइट किनके द्वारा कहा गया? टोलमी के द्वारा कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने कई विद्यार्थियों ने तो आज पहली बार सुना होगा कि टोलमी ने क्या कहा है? फिलाइट कहा है। और सबसे प्राचीन जनजाति पूछे तो राजस्थान की कौन सी है? भील जनजाति, जो कहां पर निवास करती है? सर्वाधिक निवास करती है कहां पर? दक्षिणी राजस्थान में। और दूसरी स्थान रखता है जनजाति में। प्रथम स्थान कौन सी रखती है? मीणा, यानी राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति तो कौन सी है? मीणा जनजाति है। नंबर 2 पर कौन सी है? भील जनजाति है। और सबसे प्राचीन जनजाति पूछे तो कौन सी आ जाएगी? सबसे प्राचीन जनजाति पूछे तो भील आ जाएगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये मॉडल पेपर बड़े शानदार हैं, जानदार है। इन्हीं की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है। किताब आपने घर पर मंगवा सकते हो, यूथ कंपटीशन टाइम्स के, यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है ये, अपने घर पर भी मंगवा सकते हो, शानदार है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। और क्या है क्वेश्चन नंबर 18? देख लीजिए। माही नदी का किनारा कहलाता है। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए माही नदी के बारे में। किसके बारे में? माही नदी के बारे में। तो माही नदी इस प्रकार हमारा क्या है? दक्षिणी राजस्थान है। इस प्रकार यहां से माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। माही नदी का उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वत श्रेणियों से होता है। और माही नदी पहले हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है और वापिस ये इसी प्रकार चली जाती है। कहां पर है? ये हमारी चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो बंगाल की खाड़ी नहीं, इधर तो अरब सागर है, अरब सागर में चली जाती है। कहां पर? अरब सागर में। और ये रेखा है ना, ये करक रेखा को 2 बार काटती है, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा से क्या गुजरती है? करक रेखा गुजरती है। तो देखिए, करक रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है। उल्टे यू अक्षर के समान आकृति वाली कौन सी नदी है? माही नदी है। और देखिए, इस प्रकार उल्टा यू हो गया और करक रेखा इस प्रकार काट देती है, तो ये ए अक्षर बन गया ना। यानी ये भी आपसे पूछा जाता है कि ए अक्षर के समान आकृति वाली नदी कौन सी? तो माही नदी है। और ये कांठल प्रदेश में बहती है, इसलिए इसे कौन सी नदी कहते हैं? कांठल की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांठल की गंगा भी इसे कहा जाता है, कांठल की गंगा। और ये 12 मासी नदी है। देखिए, हमेशा नित्य वाहिनी नदी है। और प्रथम एक और नदी है, कौन सी? एक है चंबल नदी, जो 12 मासी बहती है। और एक नदी कौन सी? हमारी माही नदी, जो 12 मासी बहती रहती है और करक रेखा को 2 बार काटती है। और देख लीजिए, अब इसके को क्या कहेंगे? छप्पन कहेंगे, थल्ली कहेंगे, कांठल कहेंगे, या देवल? तो कांठल की गंगा कहते हैं, तो इसे कांठल। इसका किनारा क्या कहलाएगा? कांठल कहलाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। और क्या है क्वेश्चन नंबर 19? अधोलिखित में से हमें बताना है कि कौन सा पशु मेला हमें सही नहीं दे रखा, सही नहीं दे रखा। तो देखिए, श्री बलदेव पशु मेला करौली, श्री गुगामेड़ी पशु मेला नोहर हनुमानगढ़, मल्लीनाथ जी पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़। तो देखिए, श्री चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है, बिल्कुल सही है। श्री मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है, बिल्कुल सही है श्रीमान। ऑप्शन नंबर बी देखिए, श्री गुगामेड़ी पशु मेला नोहर हनुमानगढ़ में लगता है, यह भी बिल्कुल हमें सही दे रखा है। लेकिन बलदेव पशु मेला करौली में नहीं लगता, तो कहां पर लगता है?
मेड़ता सिटी नागौर में लगता है। कहां पर लगता है? मेड़ता नागौर में लगता है। कौन सा? श्री बलदेव पशु मेला। यानी कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विंध्यन कंगार भूमियां हिस्सा है, यानी विंध्यन कंगार भूमियां किसका हिस्सा है, यह हमें बताना है। दक्षिणी अरावली श्रृंखला का, या उत्तरी अरावली श्रृंखला का, या दक्षिण पूर्वी राजस्थान पठारी प्रदेश का, या माही बेसिन का। देखिए इस प्रकार हमारा प्यारा सा राजस्थान, देखिए एक बार हम राजस्थान का मैप बना लेते हैं थोड़ा सा रफली। इस प्रकार आपको दिखाई देगा हमारा राजस्थान, लगभग इसी प्रकार आपको राजस्थान दिखाई देगा। तो लीजिए थोड़ा सा रफली है, राजस्थान हो जाएगा। यहां से यहाँ क्या गुजरती है? अरावली प्रदेश गुजरता है। ये लीजिए अरावली प्रदेश हो गया। और हमें क्या पूछा है? विंध्यन कंगार भूमि पूछिए। क्या पूछिए? विंध्यन कंगार भूमि, जो कहां पर देखने को मिलेगी? आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलेगी विंध्यन कंगार भूमि। तो कौन से का भाग हो जाएगी? यहां पर दक्षिणी अरावली है तो इससे कोई मतलब नहीं, यहां पर उत्तरी अरावली है, यहां से कोई मतलब नहीं है। दक्षिण पूर्वी, ये रहा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो किसका हिस्सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्वी पठारी का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 21, दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए कितनी है इसकी क्षमता। 2022 के आंकड़े अभी तक जारी नहीं हुए हैं, फिर भी याद कर लीजिए। 2021 की बात कर लेते हैं। 2021 में 26 गीगावाट, 2021 की बात करें तो 26 गीगावाट है ये क्षमता रखी गई है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पाशुपत नामक सेव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? पाशुपत नामक सेव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ईशान, शंकराचार्य, लकुलिश या माधवाचार्य। और पाशुपत संप्रदाय है ना, सेव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। सेव संप्रदाय का सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? तो पाशुपत संप्रदाय सबसे प्राचीन है। और जिसके संस्थापक कौन है? लकुलिश है। कौन है? लकुलिश है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और मेवाड़ क्षेत्र में यही संप्रदाय का बोलबाला रहा करता था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, राव राय सिंह को राजपुताने का करण किसने कहा है? राजपुताने का करण मुंशी देवी प्रसाद ने, गंगानंद मैथिल ने, बिट्टू सूजा ने, चिंतामणि भट्ट ने। तो किसने कहा है? इन्हें कहा गया मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा राजपुताने का करण है राव राय सिंह को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? सारे के सारे आपको बता रखे हैं। देखिए मॉरिसन, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। मॉरिसन। आपको सावर्स बता रखा है, किसका? सावर्स, उदयपुर बोले तो मेवाड़। आपको याद करने का तरीका भी बताया, सावर्स यानी सावर्स, बुर्स। क्या कर रहे हो आप? बुर्स कर रहे हो ना। कब करते हो? उदय होते ही करते हो बस। सावर्स, उदयपुर। बर्टन, बटन कहां पर लगाते हो? कोट में लगाते हो तो कोटा के हो जाएंगे। मैक मोसन, मोक मैसन, मोक मैसन ये कहां के? देखिए मोक मैसन, मोसगे मार दू, बस यहाँ याद रख लो। मैक मोसन, मोसगे मार दू यानी मारवाड़, मार दू यानी मारवाड़। मोक मैसन मारवाड़, मोरिसन भरतपुर, सावर्स उदयपुर, बर्टन कोटा। और सिरोही के कौन है? जेडी होल। सिरोही के जेडी होल यानी रोही। लास्ट में क्या रहा है? रोही। और रोही आपको बताई क्या होती है? उसमें क्या एक बड़ा सा होल है, यानी जेडी होल हो जाएंगे सिरोही के। और जयपुर के कौन है? जयपुर में क्या है? ईडन गार्डन, तो ईडन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जयपुर के ईडन हो जाएंगे। बस सारे पॉलिटिकल एजेंट याद हुए। तो भरतपुर के कौन है? मॉरिसन, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, यानी ऑप्शन नंबर ए। और इनका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? राव राजा अनिरुद्ध सिंह के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। कब? 1684 में। पूछा जा सकता है आपको 1684 वाला। मांड प्राचीन नाम किसका है? मांड प्राचीन नाम है किसका है ये हमें बताना है। प्रतापगढ़ का, जैसलमेर का, करौली का, बूंदी का। तो किसका है? जैसलमेर का, ऑप्शन नंबर बी।
राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राजस्थान स्थापना दिवस की बात करें तो राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को। और राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है? 1 नवंबर को बनाया जाता है। राजस्थान दिवस तो कब बनाया जाता है? 1 नवंबर को। और राजस्थान स्थापना दिवस की बात करें तो 30 मार्च को बनाया जाता है। और कब से बनाया जाने लगा? 30 मार्च 1949 को गठन होता है, इसीलिए प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाने लगा। और राजस्थान का क्षेत्रफल आपको पता ही है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और क्षेत्रफल 10.4% किनका? भारत के क्षेत्रफल का 10.4% है। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में जिला आयोजन समिति में कितने सदस्य हैं? तो कितने सदस्य हैं जिला आयोजना समिति में? 25, 30, 35, 40। तो कितने हैं? 25 सदस्य हैं जिला आयोजन यानी डीपीसी में। डीपीसी डिस्ट्रिक्ट कमेटी हो गया, सी का, पी से क्या बनेगा? प्रोग्राम आ जाएगा क्या? आयोजन का योजना, प्रोग्राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, अजमेर राज्य का छठा संभाग बना था। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था ये हमें बताना है। 1987 में बना, 1977 में बना, 1982 में बना या 1991 में बना? कब बना? 1987 में बना था। और कब? जनवरी 1987 में अजमेर राजस्थान का छठा संभाग बना था। और वर्तमान में कितने संभाग है? 10 संभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? कांता कथूरिया, तारा भंडारी, लाड कुमारी जैन या गिरजा व्यास? तो कांता कथूरिया तो प्रथम है। फिर बनी थी तारा भंडारी, 2006 के आर बार बनी थी। और लाड कुमारी 2011 से 2014 तक रही है। वर्तमान में कौन है? रेहाना रियाज अली। कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती ये वर्तमान में है कौन? राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। और गिरजा व्यास कभी भी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं बनी, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? ये होता है जिला कलेक्टर। ऑप्शन नंबर सी। कल भी आपको ये क्वेश्चन बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, क्या है क्वेश्चन नंबर 32? महाअधिवक्ता के बारे में पूछा गया हमें, जो अनुच्छेद 165 से संबंधित है। अनुच्छेद 165 से संबंधित है। देखिए क्या बताना है हमें कि कौन सा कथन गलत है, ये हमें बताना है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। गलत है, पहला ही गलत, क्योंकि नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। 165 और 177 में क्या दे रखा है? वोट देने का अधिकार नहीं है, संसद में भाग ले सकता है, ये अनुच्छेद 177 में दे रखा है। किसमें? महाधिवक्ता के बारे में। आगे वाले भी पढ़ लीजिए। महाधिवक्ता का एक यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार की विधिक मामलों में सलाह दे। ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कानूनी मामलों में जानकारी देता है। फिर देखिए, महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण रहता है, बिल्कुल सही है। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राज्यकाल राज्य द्वारा निर्धारित किया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए है जो हमें गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 33, क्या है क्वेश्चन नंबर 33 हमारा? राजस्थान में विधानसभा पद हेतु अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें आरक्षित है? जनजाति की बात हो रही है। अगर जाति की बात करें तो जाति के लिए सबसे पहले तो टोटल सीट कितनी है? 200 सीट है। टोटल सीट कितनी हो गई? 200 सीट हो गई। और अनुसूचित जाति की कितनी है? 34 सीटें हैं। और अनुसूचित जनजाति की देखें तो अनुसूचित जनजाति की कितनी है? 25 सीटें हैं। कितनी? 25 सीटें आरक्षित है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 जाति के लिए, 35 किसके लिए है? जनजातियों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134, आहड़ सभ्यता का उत्खनन सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? ऐसे आहड़ सभ्यता, ऐसे आहड़ नृत्य हो गया। फिर देखिए क्या बता रहा हूं,
आ से आहड़ नृत्य नहीं, आ से आहड़ सभ्यता, इसका उत्खनन किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा? नहीं। अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी? अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा? नहीं। तो आर.सी. अग्रवाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, रतन अक्षय होगा। ऐसे आहड़ ऐसे अक्षय कीर्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी तो बता रहा था ऐसे आहड़ ऐसे अक्षय कीर्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्या है क्वेश्चन नंबर 35? खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता से संबंधित है? खेजड़ी वृक्ष राजस्थान में किस लोक देवता से संबंधित है, ये हमको बताना है। तो किससे संबंधित है? खेजड़ी वृक्ष गोगा जी से, ऑप्शन नंबर ए। और गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ? ददरेवा चूरू में हुआ। और इनका मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला कहां पर? गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में, गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तिलवाड़ा अभी देखा था मल्लीनाथ जी की आराधना में, यानी ऑप्शन नंबर डी। तेजाजीत पर्वतसर मेला कहां पर है? पशु मेला कहां पर लगता है? पर्वतसर नागौर में लगता है। और बाबू जी फलोदी से और रामदेव जी रोनेचा जैसलमेर में इनका मेला लगता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, थार पारकर नस्ल की गायें राजस्थान में निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलती है? कौन से जिलों में मिलती है? बाड़मेर और जैसलमेर में, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थार पारकर नस्ल बाड़मेर और जैसलमेर में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 38। राजस्थान के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का अधिकतर भाग निम्नलिखित में से या निम्नलिखित में से किस स्रोत से संचित होता है? सर्वाधिक। तो सर्वाधिक किससे होता है प्यारे विद्यार्थियों? नलकूपों से। ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान में भी नलकूपों से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। कल आपको लिफ्ट नहर सारी बताई थी, इंदिरा गांधी नहर की जय नारायण व्यास, इसकी ट्रिक भी बताई थी आपको। जय किसकी बोलनी थी ये भी आपको बताया था। तो जय नारायण व्यास लिफ्ट राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं? तो जय से जय बन गया, फिर जय आएगा, फिर जय आएगा, इसमें ब आ गया, इसमें ब आ रहा है, इसमें भी ब आ रहा है। तो जय जय दोनों में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और इसका पुराना नाम क्या है जय नारायण व्यास का? कल आपको बताया था प्यारे साथियों। कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर, तभी पता चलेगा कि आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो घर पर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, चंबल नदी पर निर्मित कौन सा बांध राजस्थान राज्य में स्थित है? नहीं है। चंबल नदी की बात करें तो चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? इनका जाना पाओ पहाड़ी से, मध्य प्रदेश। जाना पाओ पहाड़ी मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है। और मध्य प्रदेश में पहले बांध बना हुआ है गांधी सागर बांध, उसके बाद आता है राणा प्रताप सागर बांध, उसके बाद जवाहर सागर बांध, उसके बाद आता है कोटा बैराज बांध। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। चारों बांधों का क्रम आपसे पूछा जाता है कि क्रम में बताइए, उद्गम से समापन की ओर। उद्गम से पहले कौन आएगा? गांधी सागर, उसके बाद राणा प्रताप सागर, उसके बाद जवाहर सागर, उसके बाद कोटा बैराज। आपसे यहां से भी पूछा जा सकता है, उल्टे क्रम में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कौन सा भी क्वेश्चन पूछ ले, गांधी सागर कहां पर है? मध्य प्रदेश में। जवाहर सागर कोटा में, कोटा बैराज कोटा में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में। और चंबल नदी राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? 84 गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। ये भी याद है ना? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। राजस्थान भू क्षेत्र में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सानो छोटो बतानो आपने, तो 71 बी हो जाएगा। कौन सा? 71 बी। और सबसे बड़ा राजस्थान से गुजरने वाला कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग 15, जिसकी लंबाई कितनी थी? 893.5 किलोमीटर थी। कितनी थी? 893.5 किलोमीटर। सबसे बड़ा 15, सबसे छोटा 71 बी। क्वेश्चन नंबर 42। क्या है? गुड्डा किशोरी दास चौथ का बरवाड़ा किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? चौथ का बरवाड़ा देखिए, गुड्डा किशोरी दास, किशोरी
किशोरी क्या करती है, किशोरियाँ क्या करती है, हमेशा शीशे के आगे बैठी रहती है। किन के आगे बैठी रहती है, शीशे की। और चौथ का बरवाड़ा देखिए, चौथ का व्रत आता है तब उस दिन तो शीशे से हटती नहीं है, ब्यूटी पार्लर ही जाती है। यानी शीशा इसमें अहम रोल निभा रहा है ना, तो शीशा और जस्ता इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किशोरी भी शीशे के आगे बैठी रहती है, चौथ का व्रत होता है उस दिन तो रिकॉर्ड टूट जाता है, यानी शीशा जस्ता। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, खनीन जिनके उत्पादन में राजस्थान का देश में लगभग एकाधिकार है, देश में एकाधिकार निम्न में से कौन से खनिज का है, तो वो है वोलेस्टोनाइट और तांबड़ा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है, जाहर पीर के नाम से किनको जाना जाता है, हड़बू जी को, देवनारायण जी को, रामदेव जी को या गोगा जी को। तो किनको जाना जाता है, गोगा जी को जाना जाता है जहार पीर के नाम से, जिनका जन्म कहां पर हुआ, ददरेवा चूरू में होता है। जन्म कहां पर होता है, ददरेवा चूरू में। और इनका मेला कहां पर बढ़ता है, गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है। गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है। और कब बढ़ता है इनका मेला, भाद्रपद की कृष्ण नवमी को बढ़ता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को बढ़ता है। और इनकी पूजा कौन से वृक्ष के नीचे की जाती है, तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे इनकी पूजा की जाती है। कौन से वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। और बात करें गोगा जी की एक और कि इनकी माता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था। इनकी माता का नाम क्या था, बाछल देवी था। इनकी माता का नाम बाछल देवी और इनके पिता का नाम क्या था, जेवर खां। कौन थे, जेवर इनका है पिता का नाम, माता का नाम बादशाह। गोगा मेड़ी में इनका मेला बढ़ता है, ददरेवा में इनका जन्म होता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला बढ़ता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे लगता है। तो हो गया ना याद गोगा जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, अलवर क्षेत्र के रूप में तो कौन सी है, जिलानी। जलेगा वही जो ये काम करेगा, देखिए लवर, जलेगा वही, तो याद कर लिया बस, जिलानी माता। ऑप्शन नंबर ए। सुगाली माता 1857 की क्रांति के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 54 हाथ, कितने आते हैं, 18 हाथ है, 54 सिर कितने थे प्यारे साथियों, दिमाग से कंफ्यूज हो गए। सुगाली माता थी ना अहुआ के कुशालों की, तो लटियाला माता जैसलमेर में है। संचियाई माता कहां पर है, संचियाई माता कहां पर है, जोधपुर में है। संचियाई माता जोधपुर, लटियाला माता जैसलमेर, सुगाली माता अहुआ में आ गई, जिलानी माता अलवर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, राजस्थान का मोलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला, थेवा कला तो प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है, थेवा कला तो प्रतापगढ़ के लिए प्रसिद्ध है। मीनाकारी तो जयपुर की प्रसिद्ध है, मीनाकारी तो जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री तो जयपुर की प्रसिद्ध है। और टेराकोटा के लिए तो मोलेला गांव राजसमंद प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए मोलेला गांव राजसमंद प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। और कागजी पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है। और ब्लैक पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, ब्लैक पोट्री कोटा और सवाई माधोपुर। दोनों आपको ऑप्शन में कौन सा भी मिल सकता है, कोटा व सवाई माधोपुर। तो याद हो गई ये भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, रूपा जी और करपा जी धाकड़ किसानों का संबंध किससे है, कौन से किसान आंदोलन से, क्या बिजोलिया से है, या फिर बात करें बेगू से या बूंदी से, या फिर देख लीजिए बेगू और बूंदी। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा, बेगू किसान आंदोलन का संबंध। रूपा जी और करपा जी का संबंध बेगू किसान आंदोलन से है। और बेगू किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 1921 में प्रारंभ हुआ था। कहां से प्रारंभ हुआ, मेनाल नामक स्थान से प्रारंभ हुआ। किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, राम नारायण चौधरी, राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में शुरू हुआ। कौन सा, बेगू किसान आंदोलन। और एक आयोग भी प्रसिद्ध है इसमें, कौन सा, ट्रेंच आयोग। ट्रेंच दो शब्द, बेगू दो शब्द। बिजोलिया में कौन सा, बै से बिजोलिया, बै से बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। बिजोलिया में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है और बेगू में ट्रेंच आयोग है। राम नारायण चौधरी इसके नेतृत्व करता थे। मेनाल से यह प्रारंभ हुआ, कब हुआ, 1921 में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, कुंभलगढ़ के दुर्ग का मुख्य शिल्पी कौन था। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है उसका मुख्य शिल्पी कौन था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की बात करें तो कहां पर है,
कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। किनके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। इसे क्या कहते हैं? मेवाड़ की तीसरी आंख भी कहते हैं। मेवाड़ की तीसरी आंख भी इन्हें कहा जाता है। और मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी है? कुंभलगढ़ है। और इसके ऊपर एक लघु दुर्ग भी बना हुआ है, वो उसका नाम क्या है? कटारगढ़ है। उसका नाम क्या है? कटारगढ़। और कटारगढ़ दुर्ग के बारे में तो अबुल फजल ने कहा था कि यह इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सिर पर रखी हुई पगड़ी भी गिर जाती है। सिर पर रखी हुई पगड़ी भी गिर जाती है, इतनी बुलंदी पर कौन सा बना हुआ है? कटारगढ़ कुंभलगढ़ में स्थित है। और किसने कहा था यह कथन? अबुल फजल ने कहा था। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। और इसका शिल्पी कौन था? गुजरात का मंडन। गुजरात के कौन थे? मंडन थे इनके प्रमुख शिल्पी। क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन था? तो कौन था प्यारे विद्यार्थियों? क्या महाराजा भीम सिंह थे, करणी सिंह थे, राज सिंह थे या गंगा सिंह? तो कौन थे? गंगा सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नरेंद्र मंडल की बात हो रही है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का मतलब क्या है? नरेंद्र मंडल, नरेंद्र मंडल। क्वेश्चन नंबर 50, गोरा और बादल, गोरा और बादल किसकी रक्षा की थी? यानी गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी, ये हमें बताना है। महाराणा प्रताप सिंह की, राणा पद्मनी की, रानी पद्मनी की, या फिर राणा उदय सिंह की, या कमलावती की? तो किन की रक्षा की थी? रानी पद्मनी की गोरा और बादल ने रक्षा की थी। और कब हुआ? 1303 में ये युद्ध हुआ था। 1301 में रणथंभौर वाला है, 1303 में चित्तौड़गढ़ वाला है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ वाला। इसमें क्या हुआ था? जोहर हुआ, केसरिया हुआ, साका भी हुआ, सारे हुए थे। यहां पर केसरिया किनके द्वारा धारण किया गया था? रतन सिंह के द्वारा धारण किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो ये हो गए प्यारे साथियों हमारे 50 क्वेश्चन। और कल से हम देखिए, कल हमारे मॉडल पेपर पार्ट 2 में देखिए राजस्थान नहीं इंडिया जीके आ जाएगा। देखिए आगे इंडिया जीके है ना, केसरी आ गया, नाइटहुड की उपाधि आ गई, भूदान आंदोलन आ जाएगा। कल हमारा क्या आ जाएगा? पार्ट 2 आ जाएगा। पार्ट 3 आपको हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर राहुल सर के द्वारा करवा दिए जाएंगे। तो प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो क्लास को लाइक कीजिएगा। और इसी प्रकार तैयारी करने के लिए हमारे पास जुड़े रहिएगा। तो जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।